everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the biological membranes and transport. But biological membranes and transport को डिस्कस करने से पहले कुछ important point डिस्कस करते हैं. So सवाल यहाँ पे ये है कि फर्स्ट सेल का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ होगा. So first cell probably came into being when a membrane formed, and this membrane encloses a small volume of aqueous solution, and this small volume of aqueous solution is separated from the rest of the universe by this membrane. Means this membrane defines the external boundaries of cell. ये membrane क्या करता है? It defines the external boundary of the cell. Means membrane सेल की एक्सटर्नल बाउंड्री को डिफाइन करता है. मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल की एक्सटर्नल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है. सेकेंड फंक्शन की अगर बात करें तो ये मेम्ब्रेन एक्सटर्नल बाउंड्रीज को डिफाइन करने के अलावा एक और काम करता है, एंड दैट फंक्शन इज टू रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस दैट बाउंड्री. मीन्स इस बाउंड्री के अक्रॉस मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को रेगुलेट करता है. सेकेंड फंक्शन क्या हुआ? It regulates the molecular traffic across that boundary. सो सेल एग्जिस्टेंस में कब आया? जब मेम्ब्रेन बना. और ये मेम्ब्रेन क्या किया? दिस मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एंड दिस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स बाय दिस मेम्ब्रेन. मींस अगर इन कंक्लूजन बोले तो दिस मेम्ब्रेन डिफाइन द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ द सेल, एंड एक्सटर्नल बाउंड्रीज को डिफाइन करने के अलावा ये मेम्ब्रेन एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस दैट बाउंड्री. बट अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि सेल्स दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल. सो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ एक्सटर्नल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है और उस बाउंड्री के अक्रॉस मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को रेगुलेट करता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंटरनल सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल या एनिमल सेल के केस में, जो सेल का इंटरनल स्पेस है वो इंटरनल स्पेस भी डिस्क्रीट कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है बाय मेम्ब्रेन. सो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन तीन काम करता है. फर्स्ट वन इज it defines the external boundaries of cell, and second one is the regulation of molecular traffic across that boundary, and third one is they divide the internal space into discrete compartments. सो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन एक्सटर्नल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को रेगुलेट करता है, बट इसके अलावा एक तीसरा काम करता है, एंड दैट इज टू डिवाइड द इंटरनल स्पेस इनटू डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स. अब सवाल यहाँ पे ये है कि इंटरनल स्पेस को डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स में क्यों डिवाइड होता है, एंड ये डिवीजन होता है टू सेग्रीगेट द प्रोसेसेस एंड कंपोनेंट्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स. सेल मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज ट्राइलैमिनर अपीयरेंस. क्या है? ट्राइलैमिनर अपीयरेंस है. So this figure represents the erythrocytes stained with osmium tetroxide and viewed under electron microscope. एरिथ्रोसाइट को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ स्टेन करते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू करते हैं. और जब एरिथ्रोसाइट को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ स्टेन करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू करते हैं तो एरिथ्रोसाइट का जो मेम्ब्रेन है वो ट्राइलैमिनर अपीयरेंस दिखता है. ट्राई मीन्स 3
लैमिनर मीन्स लेयर, मीन्स 3 लेयर स्ट्रक्चर दिखता है। एंड 3 लेयर स्ट्रक्चर क्या है? 3 लेयर स्ट्रक्चर में जो है 2 लेयर जो होते हैं डेंस स्टेंड होते हैं, डेंसली स्टेंड होते हैं। जो 2 लेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होते हैं। ये जो 2 लेयर हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर के बीच में लेस डेंस सेंट्रल रीजन, मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर के बीच में एक लेस डेंस सेंट्रल रीजन है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर क्यों दिखता है? क्योंकि मेम्ब्रेन के आउटर एंड इनर लेयर से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बाइंड कर जाता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। बट जो सेंट्रल रीजन होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। दैट्स वाई अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन इरिथ्रोसाइट स्टेन्ड विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इट लुक्स लाइक 3 लेयर। 2 layer is electron dense layer and the central region is less dense है। So biological membrane की जो characteristic feature है that is trilaminar appearance है। Next point की अगर बात करें तो ये जो biological membrane होते हैं इनमें complex reaction sequences organize होते हैं। क्या होते हैं? इन biological membrane की अगर function की बात करें तो they organize complex reaction sequences। और ये complex reaction sequence 2 important function perform करता है। First one is the biological energy conservation। First one is the biological energy conservation and second one is cell to cell communication। सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की अगर फंक्शन की बात करें तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीक्वेंसेस को ऑर्गेनाइज करता है एंड दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीक्वेंस इज सेंट्रल टू बायोलॉजिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो मेम्ब्रेन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। क्या करता है? मेम्ब्रेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेम्ब्रेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन करता है मेम्ब्रेन की बायोलॉजिकल फंक्शन को। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि मेम्ब्रेन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सो मेम्ब्रेन की 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज द सेल्फ सीलिंग and third one is the selectively permeable to polar solutes। थर्ड वन क्या है? selectively permeable to polar solute means polar solutes के लिए selectively permeable होता है। so membrane की 3 physical properties है। First one is the flexibility, second one is the self sealing and third one is the selectively permeable to polar solutes है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल में शेप चेंज होता है। मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है? सेल में शेप चेंजेस होते हैं और ये शेप चेंजेस सेल के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ and cell movement। सो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है? सेल्स में शेप चेंजेस होते हैं एंड द शेप चेंजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शंस ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ एंड सेल मूवमेंट है। मेम्ब्रेन की सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें दैट इज सेल्फ सीलिंग। सेल्फ सीलिंग क्या होता है? सेल्फ सीलिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ सीलिंग इज एबिलिटी टू ब्रेक एंड रीसील। सेल्फ सीलिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ सीलिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू ब्रेक एंड रीसील।
सो मेम्ब्रेन में ब्रेक एंड रीसील की एबिलिटी होती है, और इस ब्रेक एंड रीसील की एबिलिटी की वजह से मेम्ब्रेन में दो तरह का फंक्शन परफॉर्म होता है। फर्स्ट वन इज द दो मेम्ब्रेन फ्यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट में फ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है। सो ब्रेक एंड रीसील की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन में दो तरह का फंक्शन होता है। फर्स्ट वन इज द टू मेम्ब्रेन कैन फ्यूज, या फिर एक सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट है जो कि फ्यूजन कर सकता है। ए सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट undergo फ्यूजन। अगर दो मेम्ब्रेन फ्यूज करता है, दिस प्रोसेस occurs in एक्सोसाइटोसिस, and when a single membrane enclosed compartment undergoes fission, and this process occurs in endocytosis, cell division, etc. जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू पोलर सॉल्यूट्स। मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पोलर सॉल्यूट्स के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ड्यू टू सेलेक्टिव परमिएबिलिटी टू पोलर सॉल्यूट्स, मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो कुछ कंपाउंड्स एंड आयंस को सेल एंड सेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर रिटेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो ओवरऑल मेम्ब्रेन में 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज सेल्फ सीलिंग, एंड थर्ड वन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू पोलर सॉल्यूट्स। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, सेल्स में शेप चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल ग्रोथ एंड सेल मूवमेंट। सीलिंग का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू ब्रेक एंड रीसील। मेम्ब्रेन में एबिलिटी होता है ब्रेक एंड रीसील की, और इसकी वजह से दो तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं सेल में। फर्स्ट वन इज द, चाहे तो वो टू मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा या फिर ए सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज कंपार्टमेंट अंडरगो फ्यूजन। अगर टू मेम्ब्रेन फ्यूज करता है, दिस प्रोसेस अकर्स इन एक्सोसाइटोसिस, एंड व्हेन ए सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज कंपार्टमेंट अंडरगो फ्यूजन, इट कम्स अंडर इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। सेलेक्टिवली परमिएबल टू पोलर सॉल्यूट्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पोलर सॉल्यूट्स के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, और सेलेक्टिवली परमिएबल की वजह से सेल्स में और सेलुलर कंपार्टमेंट्स में कुछ कंपाउंड्स एंड आयंस रिटेन करते हैं। मेम्ब्रेन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो मेम्ब्रेन्स आर नॉट मेयरली पैसिव बैरियर। मीन्स मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पैसिव बैरियर नहीं होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर प्रमोटिंग और कैटलाइजिंग वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस। मीन्स द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज मेम्ब्रेन्स आर नॉट मेयरली पैसिव बैरियर। मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पैसिव बैरियर नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। दे कंटेन एरे ऑफ प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर प्रमोटिंग और कैटलाइजिंग वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस। अगर इनको एग्जाम्पल से समझें तो एट द सेल सरफेस, सेल सरफेस की अगर बात करें तो सेल सरफेस पे जो प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन्स एक्ट एज ट्रांसपोर्टर्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेल सरफेस पे जो प्रोटीन होते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करते हैं, और ये ट्रांसपोर्टर्स स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टर के अलावा जो सेल सरफेस पे प्रोटीन होते हैं वो रिसेप्टर्स की तरह भी काम करते हैं। रिसेप्टर्स क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को सेंस करता है, और इस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के रिस्पॉन्स में सेल्स में मॉलिक्यूलर चेंजेस को ट्रिगर करता है। सेल सरफेस पे जो प्रोटीन होते हैं वो एडेशन मॉलिक्यूल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। एडेशन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, ये नेबरिंग सेल्स को टुगेदर होल्ड करके रखता है। क्या करता है, नेबरिंग सेल्स को टुगेदर होल्ड करके रखता है। अगर विद इन द सेल की बात करें
तो सेल के अंदर भी प्रोटीन होते हैं। विद इन द सेल की अगर बात करें तो सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ऑर्गेनाइज करता है किस चीज को, सेलुलर प्रोसेसेस को। विद इन द सेल जो प्रोटीन होते हैं वो सेलुलर प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है, वो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है। सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इनके एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट वन इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स, second one is the energy transduction in mitochondria and chloroplast. First one is the synthesis of lipids and certain proteins. Second one is the energy transduction. एनर्जी ट्रांसडक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो मेम्ब्रेन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसिव बैरियर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन्स में एरे ऑफ प्रोटीन्स असेंबल होते हैं। अब ये प्रोटीन सेल के सरफेस पे भी हो सकता है और सेल के अंदर भी हो सकता है। अगर सेल के सरफेस पे होता है तो वो या तो ट्रांसपोर्टर्स का काम करता है या रिसेप्टर्स का काम करता है या एडेशन मॉलिक्यूल्स का काम करता है। अगर सेल के अंदर होता है तो वो प्रोटीन सेल्स के वेरियस प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करता है। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड सेकंड वन इज द एनर्जी ट्रांसडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 2 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, 2 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये 2 लेयर स्ट्रक्चर की वजह से क्या देता है, 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मेम्ब्रेन को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और 2 डायमेंशनल स्पेस की खास बात क्या होती है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 3 डायमेंशनल स्पेस है। सो मेम्ब्रेन क्योंकि 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन ज़्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन ज़्यादा होने से जो एंजाइम कैटालाइज प्रोसेसेस है मेम्ब्रेन में उनकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 3 important topics. First one is the composition of cellular membranes and their architecture. किसी भी मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और उसका आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है फॉर देयर फंक्शन। एंड द नेक्स्ट आई विल कवर रिमार्केबल डायनेमिक फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। इस टॉपिक में हम मेम्ब्रेन डायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में हम मेम्ब्रेन डायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स में क्या आएगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के बने होते हैं। और मेम्ब्रेन लिपिड की खास बात यह है कि प्रोटीन और लिपिड्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से सेल्स में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल एडहेशन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंड द लास्ट टॉपिक दैट आई विल कवर इन दिस चैप्टर इज प्रोटीन मेडिएटेड पासेज ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मीन्स दिस इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मीन्स इस टॉपिक में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट इज वाया ट्रांसपोर्टर्स एंड आयन चैनल्स। सो इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स एंड देयर केमिकल आर्किटेक्चर, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन के बायोलॉजिकल फंक्शन को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। सेकेंड वन इज द रिमार्केबल डायनेमिक फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज मेम्ब्रेन डायनेमिक्स, जिसमें हम ये समझेंगे कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से सेल्स में काफ़ी सारे प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल एडहेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंड थर्ड वन इज द प्रोटीन मेडिएटेड पासेज ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाया ट्रांसपोर्टर्स एंड आयन चैनल्स। So first come to the composition of cellular membranes and their chemical architecture. So किसी भी मेम्ब्रेन की बायोलॉजिकल फंक्शन को समझने के लिए
एक अप्रोच, सबसे बेस्ट अप्रोच है उस मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को स्टडी करना। मीन्स कौन सा कंपोनेंट है जो सारे मेम्ब्रेन में यूनिक है और कौन सा कंपोनेंट है जो कुछ मेम्ब्रेन में यूनिक है, जो उनको स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है। मेम्ब्रेन की अगर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट की बात करें तो मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मेम्ब्रेन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिपिड, second one is the protein and third one is the carbohydrate. Lipid, protein and carbohydrate, 3 molecular components of the lipid, but out of these lipid and protein account for almost all the mass of biological membrane. Lipid and protein क्या है? It account for almost all the mass of biological membrane. कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है जब पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स है। कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स and glycolipids. तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड एंड प्रोटीन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इट प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो जो इच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन जो होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक लिपिड एंड प्रोटीन का कंपोजिशन होता है। मीन्स जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होते हैं प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करते हैं फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल इस टेबल को अगर ध्यान से देखें तो ह्यूमन माइलिन शीथ में प्रोटीन की कंपैरिजन में लिपिड का अमाउंट ज्यादा है। मॉस लीवर की अगर बात करें तो प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। मेज लीफ की अगर बात करें तो प्रोटीन का कंपोजिशन ज्यादा है एज कंपेयर टू लिपिड कंपोजिशन। ईस्ट सेल की अगर बात करें तो ईस्ट सेल में प्रोटीन का कंपोजिशन ज्यादा है एज कंपेयर टू लिपिड कंपोजिशन। पैरामीशियम जो कि सिलिएटेड प्रोटिस्ट है, इनके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इनमें प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन का वेरिएशन बहुत ही कम है। इकोलाई सेल जो कि बैक्टीरियल सेल है, इनकी अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन का कंपोजिशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिपिड कंपोजिशन। अगर ह्यूमन माइलिन शीथ को डिटेल में देखें ह्यूमन माइलिन शीथ को अगर डिटेल में देखें ह्यूमन माइलिन शीथ की अगर बात करें तो माइलिन शीथ क्या होता है? माइलिन शीथ कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं एंड दिस माइलिन शीथ इज एक्सटेंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक्सॉन को रैप करता है मेनी टाइम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस माइलिन शीथ एक्ट्स एज पैसिव इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये क्या काम करता है? ये पैसिव इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज पैसिव इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। माइलिन शीथ क्या काम करता है? पैसिव इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। माइलिन शीथ में जैसा कि इस टेबल से रिप्रेजेंट हो रहा है, माइलिन शीथ प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लिपिड। मीन्स माइलिन शीथ में लिपिड का कंपोजिशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटीन्स, जबकि बैक्टीरियल सेल्स में या माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में या क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिपिड। और लिपिड और प्रोटीन के कंपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए सेल्स में इंटरनल मैकेनिज्म होता है। मीन्स सेल्स में मैकेनिज्म होता है टू कंट्रोल द काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड दे सिंथेसाइज एंड टू टारगेट स्पेसिफिक लिपिड्स टू पर्टिकुलर ऑर्गेनल। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ईच किंगडम, ईच स्पेसीज, each tissue और सेल टाइप या फिर ऑर्गेनल्स ऑफ सेल टाइप, ऑर्गेनल्स ऑफ ईच सेल टाइप, इन सब में
कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। मीन्स जो मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं वो वैरी करते हैं किंगडम टू किंगडम, स्पेसिस टू स्पेसिस, टिश्यू टू टिश्यू, सेल टू सेल एंड सेल ऑर्गेनल टू सेल ऑर्गेनल। मीन्स मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो स्पेसिस हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो सेल हो या फिर सेल का इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स हो। इस चीज को इस ग्राफ से समझते हैं। दिस ग्राफ shows the membrane lipid composition in the plasma membrane, inner mitochondrial membrane, outer mitochondrial membrane, lysosomal membrane, nuclear membrane, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and membrane of Golgi complex in the rat hepatocyte। रैट हिपैटोसाइट में डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन का ये स्टडी है, ये मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन का स्टडी को शो करता है दिस ग्राफ। सो अगर कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोमिनेंट है। दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। सो आउट ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हिपैटोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोमिनेंट हैं, but it is barely detectable in mitochondrial membrane। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल काफी barely detectable है। कार्डियोलिपिन की अगर बात करें, this is the कार्डियोलिपिन, the blue color represents the कार्डियोलिपिन composition। so कार्डियोलिपिन की अगर बात करें तो कार्डियोलिपिन is the major component in the inner mitochondrial membrane but it is absent in the plasma membrane। फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल की बात करें, दिस कम्स अंडर माइनर लिपिड जो कि येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल की बात करें, सो दीज आर रिलेटिवली माइनर कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बट इनकी खास बात यह है कि ये काफी क्रिटिकल फंक्शन को सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल की अगर बात करें, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स दे फंक्शन इन द बायोसिग्नलिंग इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन। स्फिंगोलिपिड्स की अगर बात करें, स्फिंगोलिपिड्स फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलिमिन की अगर बात करें तो अगर इनको इस ग्राफ में देखें तो ये मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं बट ये वैरिंग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स स्फिंगोलिपिड्स, फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलिमिन ये सारे मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं बट विथ वैरिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड मेंशन नहीं है। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। means glycolipids are the major components of the chloroplast membrane of plants and it is virtually absent in animal cells. So this is all about composition of different membrane lipids in different membrane of rat hepatocytes. Now coming to protein composition in the membrane lipid. membrane lipid में अगर protein composition की बात करें तो membrane में protein composition भी vary करता है from membrane to membrane. And this reflects the functional specialization. means protein composition भी vary करता है membrane to membrane. membrane to membrane protein composition vary करता है and this reflects the functional specialization of the protein in the membrane. इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझें, मेम्ब्रेन में अगर प्रोटीन की बात करें तो कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं ओलिगोसैकेराइड से। क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं ओलिगोसैकेराइड से। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं ओलिगोसैकेराइड से और जब प्रोटीन कोवैलेंटली लिंक्ड होता है ओलिगोसैकेराइड से तो उस तरह का प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज ग्लाइकोफोरिन। क्या है? ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोफोरिन जो होता है वो इरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोफोरिन की अगर बात करें
तो इरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन का टोटल मास का 60% जो होता है वो कोवैलेंटली लिंक्ड होता है ओलिगोसैकेराइड से विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू। और वो अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं सेरीन, थ्रियोनिन एंड एस्पराजिन। These three amino acid residue are the most common points of attachment. अब सवाल ये है कि जब ग्लाइकोप्रोटीन में ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच होता है, कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, तो इस ओलिगोसैकेराइड का क्या फंक्शन है? इस ओलिगोसैकेराइड का 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट वन इज ये ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? उस प्रोटीन की प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, उस प्रोटीन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। एंड थर्ड वन इज उस प्रोटीन के इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। क्या करता है? इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। एंड फोर्थ वन इज द स्पेसिफिक बाइंडिंग टू लिगेंड। स्पेसिफिक बाइंडिंग टू लिगेंड, लिगेंड से स्पेसिफिक बाइंडिंग को रेगुलेट करता है। मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन में जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं उसका क्या फंक्शन है? वो 4 फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन फोल्डिंग, सेकेंड वन इज द स्टेबिलिटी, थर्ड वन इज द इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन एंड फोर्थ वन इज द स्पेसिफिक बाइंडिंग टू लिगेंड। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं लिपिड के साथ। लिपिड क्या करता है? लिपिड मेम्ब्रेन में उस प्रोटीन को होल्ड करने के लिए हाइड्रोफोबिक एंकर की तरह काम करता है। So this is all about cellular composition of membrane lipid. Now coming to fundamental properties of biological membrane. Biological membrane की अगर fundamental properties की बात करें तो biological membrane की 3 fundamental properties है। First one is the membranes are impermeable to most polar and charged solids, but permeable to non-polar compounds. जो biological membrane होते हैं वो most of the polar and charged solids के लिए impermeable होते हैं, जबकि non-polar compounds के लिए permeable होते हैं। सेकेंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इनकी जो मेम्ब्रेन की जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 5 to 8 नैनोमीटर होती है या 50 to 80 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। एंड appear tri-laminar when viewed in cross section with the electron microscope. And third one is the structure of biological membrane. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को प्रपोज किए थे 2 साइंटिस्ट ने। फर्स्ट वन इज द सिंगर एंड सेकेंड वन इज द निकोलसन इन 1972। एंड सिंगर एंड निकोलसन ने जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था दे आर वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इस मॉडल को प्रपोज किए थे सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है। वो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मीन्स फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर, और दिस इज द फर्स्ट लीफलेट ऑफ द बाइलेयर एंड दिस इज द सेकेंड लीफलेट ऑफ द बाइलेयर। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? एक लीफलेट का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो दूसरे लीफलेट के हाइड्रोफोबिक पोर्शन से इंटरैक्ट करता है थ्रू द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, और ये सेंटर में होता है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप है दो होते हैं सरफेस पे और ये वाटर से इंटरैक्ट करता है एट द सरफेस ऑफ द बाइलेयर। दूसरी खास बात है इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स इम्बेडेड होते हैं, और ये जो प्रोटीन की इम्बेडिंग होती है वो एसिमेट्रिक होती है। मीन्स कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के सिर्फ एक साइड पे प्रोट्यूड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनके डोमेन मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे एक्सपोज होते हैं, एंड दिस गिव्स द मेम्ब्रेन साइडेडनेस। मीन्स मेम्ब्रेन साइडेडनेस का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन की वजह से क्या होता है? मेम्ब्रेन साइडेडनेस प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन साइडेडनेस प्रोवाइड करता है। मेम्ब्रेन साइडेडनेस का मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन के एक साइड पे जो प्रोटीन एक्सपोज है
This domain is entirely different from the domain exposed to the other side of the membrane and this reflects the functional symmetry. ये क्या करता है? This reflects the functional asymmetry. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? फंक्शनल एसिमेट्री को रिफ्लेक्ट करता है। मेम्ब्रेन की दूसरी खास बात क्या है? मेम्ब्रेन में जो इंडिविजुअल लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, दिस लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द फ्लूइड मोज़ाइक। ये क्या बनाता है? ये बनाता है फ्लूइड मोज़ाइक। फ्लूइड मोज़ाइक का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड मोज़ाइक का मतलब यह हुआ कि मेम्ब्रेन में जो लिपिड एंड प्रोटीन है, दे आर फ्री टू मूव कॉन्स्टेंटली, दे आर फ्री टू चेंज कॉन्स्टेंटली, दे आर फ्री टू चेंज कॉन्स्टेंटली। अब ये जो मेम्ब्रेन का मोज़ाइक है, ये क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड नेचर क्यों होता है? क्योंकि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं, ये प्रोटीन और लिपिड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दीज इंटरेक्शंस आर नॉन कोवैलेंट। क्या होता है? ये इंटरेक्शन प्रोटीन एंड लिपिड के बीच में जो इंटरेक्शन है, नॉन कोवैलेंट होता है। नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव लेटरली इन द लिपिड बाइलेयर। लेटरली मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि लिपिड बाइलेयर का जो लीफलेट है, दो लीफलेट है, विद इन द लीफलेट प्रोटीन लिपिड मूव करेगा। मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन एक लीफलेट से दूसरे लिपिड में मूव नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बाइलेयर मेम्ब्रेन के एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में मूव नहीं करते हैं, बट दिस मूवमेंट इज एंजाइम कैटालाइज्ड। ये क्या होते हैं? एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्या होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या हुआ? एज आई राइटली सेड कि मेम्ब्रेन बाइलेयर के एक लीफलेट में लिपिड एंड प्रोटीन का मूवमेंट होगा, बट एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में मूवमेंट नहीं होगा। दिस इज क्वासी फ्लूइड नेचर। और लिपिड की क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होता है? मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट की वजह से सेल में काफी सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बाइलेयर पे कार्बोहाइड्रेट का भी अटैचमेंट होता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या फिर लिपिड के साथ अटैच भी होते हैं। और अगर प्रोटीन के साथ अटैच हो तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, अगर लिपिड के साथ अटैच हो तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे एक्सपोज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। नाउ कमिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है दैट इज लिपिड बाइलेयर। एंड लिपिड बाइलेयर में मेनली 3 लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। First one is the glycerophospholipid. First one is the glycerophospholipid. Second one is the sphingolipid. Second one is the sphingolipid and third one is the sterol. सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होते हैं उसमें मेनली 3 लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, सेकंड वन इज द स्फिंगोलिपिड एंड थर्ड वन इज द स्टेरॉल। एंड लिपिड की कॉमन एंड डिफाइनिंग फीचर क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो दीज 3 लिपिड्स आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। सो इन लिपिड्स को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? लिपिड्स की क्लस्टरिंग होगी। So this is the figure that shows the clustering of the lipid. जब लिपिड मॉलिक्यूल्स को वाटर में मिक्स करते हैं तो लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, these are the hydrophobic portion of the lipid molecules. ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन आपस में क्लस्टरिंग हो जाते हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सो इस लिपिड मॉलिक्यूल के क्लस्टरिंग से क्या होता है? इस क्लस्टर के एज पे जो लिपिड
लिपिड पोर्शन है, सिर्फ वही पोर्शन वाटर के ऑर्डरिंग को फोर्स करता है। सो दिस इज द सेल ऑफ ऑर्डर्ड वाटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये सेल ऑफ ऑर्डर्ड वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है। मीन्स अगर लिपिड इंडिविजुअल रहता है सो इच लिपिड के हाइड्रोफोबिक डोमेन के साथ वाटर की ऑर्डरिंग होगी और एक ऑर्डर्ड वाटर का शेल बनाता है। बट अगर लिपिड की क्लस्टरिंग होगी तो इससे क्या होगा कि इस क्लस्टर के सिर्फ एज पे जो लिपिड का पोर्शन है सिर्फ वही फोर्स करेगा वाटर मॉलिक्यूल को ऑर्डर्ड करने में। मीन्स लिपिड क्लस्टर के एज पे ही सिर्फ ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल का शेल का फॉर्मेशन होगा। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सिर्फ कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑर्डर्ड होंगे एंड रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे अनऑर्डर्ड होंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इंट्रोपी इंक्रीज होगी। और जिस सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज होती है दैट इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल स्ट्रक्चर। सो लिपिड एग्रीगेट्स आर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल स्ट्रक्चर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिपिड क्लस्टर के फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो थर्मोडायनेमिक ड्राइविंग फोर्स है दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। मीन्स हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन अमंग लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द लिपिड क्लस्टर is thermodynamic driving force for the formation and maintenance of lipid cluster. लिपिड एग्रीगेट जो बनते हैं वो तीन तरह के बनते हैं। फर्स्ट वन इज द माइसिलीज, सेकेंड वन इज द बाइलेयर एंड थर्ड वन इज द वेसिकल। वेसिकल्स को लाइपोजोम्स भी बोलते हैं। और ये जो थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड एग्रीगेट्स बनते हैं ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। फर्स्ट वन इज द प्रिसाइज कंडीशन एंड सेकेंड वन इज द नेचर ऑफ लिपिड। सो लिपिड मॉलिक्यूल्स को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड एग्रीगेट्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज द माइसिलीज, सेकेंड वन इज द बाइलेयर एंड थर्ड वन इज द वेसिकल्स जिसको लाइपोजोम्स भी बोलते हैं। और ये तीन लिपिड एग्रीगेट्स कब बनेगा ये डिपेंड करता है उसके प्रिसाइज कंडीशन पे और लिपिड का नेचर क्या है। सो फर्स्ट वन इज द माइसिलीज। माइसिलीज किस तरह के लिपिड के बनते हैं? माइसिलीज वैसे लिपिड से बनते हैं जो बेज शेप्ड होते हैं। बेज शेप्ड का मतलब क्या हुआ? वैसे लिपिड जिनके हेड का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर साइड चेन। जब लिपिड मॉलिक्यूल्स का हेड का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उनके साइड चेन से तो वो बेज शेप्ड स्ट्रक्चर देगा। और बेज शेप्ड लिपिड का जो एग्जांपल है दैट इज फ्री फैटी एसिड्स। फर्स्ट वन इज द फ्री फैटी एसिड्स, सेकेंड वन इज द लाइसोफॉस्फोलिपिड and third one is the detergent that is SDS, sodium dodecyl sulfate। लाइसोफॉस्फोलिपिड क्या होता है? वैसा फॉस्फोलिपिड जिसमें एक फैटी एसिड कम हो। जनरली फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन से फैटी एसिड अटैच होते हैं थ्रू ईस्टर लिंकेज एंड थर्ड कार्बन से पोलर हेड ग्रुप अटैच होते हैं। सो ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है? या तो फर्स्ट नंबर कार्बन का फैटी एसिड नहीं होगा या तो सेकेंड नंबर कार्बन का फैटी एसिड नहीं होगा। सो वैसा फॉस्फोलिपिड जिसमें एक फैटी एसिड कम हो उस तरह के फॉस्फोलिपिड को लाइसोफॉस्फोलिपिड कहते हैं। सो ये तीन ऐसे लिपिड हैं जिनका शेप बेज शेप्ड होता है। सो जब बेज शेप्ड लिपिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो माइसिलीज फॉर्मेशन करते हैं। और माइसिलीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? माइसिलीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है। और जब माइसिलीज फॉर्मेशन होता है तो इनके इंटीरियर कोर जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक रीजन से बने होते हैं। मीन्स हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन से बने होते हैं। और क्योंकि जो इनका इंटीरियर कोर होता है वो हाइड्रोफोबिक कोर से बना होता है इसीलिए इनमें वाटर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होते हैं। वाटर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होते हैं। क्या मीन्स माइसिलीज के इंटीरियर सरफेस पे वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, वाटर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होता है।
जबकि जो इनका सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप से बने होते हैं और ये वाटर के कांटेक्ट में होते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड एग्रीगेट इज बाइलेयर। बाइलेयर का फॉर्मेशन कब बनता है? जब इंडिविजुअल लिपिड सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल कब होगा? जब उस लिपिड का हेड का क्रॉस सेक्शन इक्वल होगा उनके साइड चेन के क्रॉस सेक्शन से। मीन्स वैसा लिपिड जिनका हेड का क्रॉस सेक्शन इक्वल होगा उस लिपिड के साइड चेन के क्रॉस सेक्शन से। एंड इनकी एग्जांपल की बात करें, इट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ये क्या है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। सेकेंड वन इज द स्फिंगोलिपिड। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड ऐसे लिपिड हैं जिनका जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है और इनको जब वाटर में मिक्स करते हैं तो ये बाई लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बाई लेयर में 2 लीफलेट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लीफलेट एंड दिस इज द सेकेंड लीफलेट। सो बाई लेयर के फॉर्मेशन जब होता है, एक लीफलेट का हाइड्रोफोबिक रीजन दूसरे लीफलेट के हाइड्रोफोबिक रीजन से इंटरैक्ट करता है और इनका जो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप होता है बाई लेयर के सरफेस पे होता है दोनों तरफ और वो वाटर से इंटरैक्ट करता है। इस लिपिड बाई लेयर की खास बात यह है कि इनके इंटीरियर में जो हाइड्रोफोबिक डोमेन होते हैं, मीन्स इसके इंटीरियर में जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन होते हैं वो वाटर से कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होते हैं। लेकिन ये जो एज पे हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन होते हैं ये वाटर से इंटरैक्शन में रहते हैं, ये वाटर के इंटरैक्शन में रहते हैं। इससे क्या होता है? ये अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है? ये अनस्टेबल हो जाता है और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये फोल्ड बैक हो जाता है अपने ऊपर ही। मीन्स इट फोल्ड बैक्स ऑन इटसेल्फ। और ये फोल्ड बैक होता है तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज लाइपोसोम, जिसको वेसिकल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेसिकल्स भी बोलते हैं। और जब बाई लेयर फोल्ड बैक होता है ऑन इटसेल्फ तो उससे क्या होता है? एक कंटिन्यूअस सरफेस बनता है जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है फ्रॉम द कांटेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा तो ये एक्वस सॉल्यूशन में मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेगा। मीन्स लिपिड बाई लेयर के कंपैरिजन में इस वेसिकल्स का मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा इन द एक्वस एनवायरनमेंट। दूसरी खास बात, जब बाई लेयर कन्वर्ट हो जाता है वेसिकल में तो उससे क्या होता है? एक सेपरेट एक्वस कंपार्टमेंट जनरेट होते हैं। दिस इज द सेपरेट एक्वस कैविटी। मीन्स वेसिकल्स एंड माइसिलीज दोनों स्फेरिकल हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? माइसिलीज के इंटीरियर कोर पे वाटर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, जबकि वेसिकल्स के इंटीरियर में एक सेपरेट एक्वस कैविटी जनरेट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, वेसिकल्स का फॉर्मेशन या लाइपोसोम का फॉर्मेशन लैब में भी होता है, बट जो लैब में वेसिकल फॉर्मेशन होता है वो इंटायरली लिपिड मॉलिक्यूल से होता है। और क्योंकि इंटायरली लिपिड मॉलिक्यूल से होता है इसीलिए जो लैब में वेसिकल्स बनते हैं वो पोलर सॉलिड्स के लिए इम्परमेबल होते हैं, लेकिन जो सेल में बाइलेयर होते हैं वो पोलर सॉलिड्स के लिए परमेबल होते हैं बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। क्या होता है? मेम्ब्रेन्स में स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। So this is all about lipid aggregates. Now there are 3 lipid aggregates: myceles, bilayer and liposomes. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो लिपिड बाई लेयर का जो आउटर लीफलेट है और इनर लीफलेट है, इनमें लिपिड का जो कंपोजिशन है वो एसिमेट्रिक है। मीन्स आउटर लीफलेट में कुछ और लिपिड्स का कंपोजिशन होगा जबकि इनर लिपिड्स में कुछ और लिपिड का कंपोजिशन होगा। बट लिपिड का जो कंपोजिशन होता है वो एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक नहीं होता है, जबकि लिपिड बाई लेयर में प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है वो एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ऑब्वियसली इरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लीफलेट होंगे, आउटर लीफलेट एंड इनर लीफलेट। सो इरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में जो लिपिड प्रेजेंट होंगे वो दैट इज कोलिन कंटेनिंग लिपिड्स एंड इट इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। सो
इरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में फॉस्फेटिडाइलकोलिन होंगे एंड स्फिंगोमाइलिन होंगे, जबकि इनर लीफलेट में फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमिन होंगे, फॉस्फेटिडाइल सेरीन होंगे एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डेरिवेटिव्स होंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्मली इरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन प्रेजेंट होता है वो इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मूव करता है इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट, और जब फॉस्फेटिडाइल सेरीन इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट मूव करेगा तो ये प्लेटलेट को सिग्नल देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन के लिए सिग्नल देगा। सिमिलरली अगर दूसरे सेल्स में फॉस्फेटिडाइल सेरीन का मूवमेंट होता है इनर मोनोलेयर टू आउटर मोनोलेयर, तो ये सिग्नल देता है सेल को डिस्ट्रक्शन के लिए। किस चीज के लिए? सेल को डिस्ट्रक्शन के लिए सिग्नल देता है बाई प्रोग्राम सेल डेथ है। सो इन कंक्लूजन अगर बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट एंड इनर लीफलेट में जो लिपिड का कंपोजिशन होता है वो एसिमेट्रिक होता है। Now coming to types of proteins in the cell membrane. Types of proteins in cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में टोटल 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। Second one is the peripheral membrane protein. And third one is the amphitropic protein. So सेल मेम्ब्रेन में टोटल 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेकेंड वन इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड थर्ड वन इज द एम्फिट्रोपिक प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन करता है एंड ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ये फॉर्मली एसोसिएटेड होता है। क्या होता है? ये लिपिड बाइलेयर के साथ फॉर्मली एसोसिएटेड होता है, और क्योंकि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन करता है इसलिए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को मेम्ब्रेन से रिलीज कर सकते हैं वैसे एजेंट से जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को इंटरफेयर करे। और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को जो इंटरफेयर करता है वो एजेंट्स क्या है? वो डिटर्जेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं या फिर डीनेचुरेंट्स हैं। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को मेम्ब्रेन से रिलीज करने का सिर्फ एक तरीका है, वैसे एजेंट को यूज करना जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को इंटरफेयर करे एंड दैट एजेंट्स आर डिटर्जेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और डीनेचुरेंट्स है। सेकेंड प्रोटीन की अगर बात करें इट इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। दिस इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की खास बात यह है कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के हाइड्रोफिलिक डोमेन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बनाता है या फिर लिपिड के पोलर हेड ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मींस पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन लिपिड के पोलर हेड ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरैक्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरैक्ट होता है। सो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगर मेम्ब्रेन से रिलीज करना है तो वैसे एजेंट को यूज करना होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को इंटरफेयर करे एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करे। और इस एजेंट की अगर एग्जांपल की बात करें जो कॉमनली यूज्ड एजेंट है दैट इज कार्बोनेट एट हाई पीएच। क्या है? कार्बोनेट एट हाई पीएच। Second example is removal of calcium ion by chelating agent. Removal of calcium ion by chelating agent. And third one is the addition of urea or carbonate. Urea or carbonate.
सो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन। एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन की खास बात यह है कि ये दोनों जगह रहता है, ये साइटोसोल में भी रहता है, ये साइटोसोल में भी रहता है, और दूसरा ये मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। सो एम्फीट्रॉपिक में, एम्फी मीन्स क्या होता है? बोथ है। सो एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन साइटोसोल में भी होता है और मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। सो एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएशन होता है वो दो चीजों से होता है। पहला, मेम्ब्रेन प्रोटीन या लिपिड के साथ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन बनाए। क्या? फर्स्ट वन इज द नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू होता है। मीन्स, और ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन किसके थ्रू होगा? नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन या लिपिड के थ्रू होगा। दूसरा जो इंटरेक्शन होता है वो कोवैलेंटली लिपिड के साथ लिंक्ड होता है। क्या होता है? कोवैलेंटली लिंक्ड लिपिड होते हैं। क्या होते हैं? कोवैलेंटली लिंक्ड लिपिड होते हैं। सो एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन की खास बात यह है कि ये साइटोसोल में भी होता है और मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। मेम्ब्रेन के साथ जो एसोसिएशन होता है एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन का वो दो चीजों की वजह से होता है। फर्स्ट वन इज द नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड, एंड सेकेंड वन इज द कोवैलेंटली लिंक्ड लिपिड के थ्रू होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट इज रिवर्सिबल एसोसिएशन। क्या होता है? रिवर्सिबल एसोसिएशन। और ये जो रिवर्सिबल एसोसिएशन होता है ये रेगुलेटेड होता है। और ये रेगुलेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेगुलेटेड थ्रू फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के थ्रू रेगुलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा? अगर एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा तो उसमें क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, और उस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होगा? प्रोटीन पे मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी जो कि पहले इनएक्सेसिबल होगा, और मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगा तो वो मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट करेगा। सो इन समरी अगर बोलें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। फर्स्ट वन इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेकेंड वन इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो फर्मली एसोसिएटेड होता है और वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगर मेम्ब्रेन से रिलीज करना हो तो वैसे एजेंट को यूज करें जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को इंटरफेयर करे, एंड दे आर डिटर्जेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड डिनेचुरेंट्स है। सेकेंड वन इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन से एसोसिएशन होता है वो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है या दोनों से होता है। अगर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को मेम्ब्रेन से रिलीज करना है तो वैसे एजेंट को यूज करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को इंटरफेयर करे एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करे, एंड दीज एजेंट्स आर commonly used agent is carbonate at high pH, removal of calcium ion by chelating agent, and addition of urea or carbonate। जो थर्ड प्रोटीन है दैट इज एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन। एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन की खास बात यह है कि ये साइटोसोल में भी होता है और मेम्ब्रेन से भी एसोसिएटेड होता है। मेम्ब्रेन के साथ जो एसोसिएशन होता है दो चीजों की वजह से होता है, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन एंड कोवैलेंटली लिंक्ड लिपिड के थ्रू होता है। एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएशन होता है वो रिवर्सिबल एसोसिएशन होता है और ये रिवर्सिबल एसोसिएशन रेगुलेटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड आर्किटेक्चर, and in my next video I'll discuss about integral membrane protein, especially topology of integral membrane protein. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and stay tuned for my next lecture.